चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज ऑन आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट होता है विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा वो लॉ। स्पेसिफिकली अगर पार्ट 3 के साथ कोई भी लॉ या कोई भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा, दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, 13 क्लॉज 1 में हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात की थी, 13 क्लॉज 2 में हमने पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात की थी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू अंडर आर्टिकल 13। क्या है, कौन कौन जवाब देंगे? सबका जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, मैं चैट बॉक्स ओपन करके रख रही हूँ और आप लोग सब मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 13 प्राइमरीली डील्स विथ, ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? फंडामेंटल मैम, ओके, आर्टिकल 13 प्राइमरीली डील्स विथ क्या है ऑप्शंस? फंडामेंटल राइट, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। यस दिव्या, करेक्ट। और लोग जवाब दीजिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, श्रुति करेक्ट, राइट। हम्म, सत्यम, सत्यम कहाँ है? सत्यम आंसर कीजिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, ये आपका क्या हो जाएगा? चलो इसको बंद भी कर देते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डिक्लेयर्स लॉज कंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स एज, बताइए फर्स्ट। Article 13 clause 1 declares laws inconsistent with fundamental rights as, answers in the comment section. Come on, come on, come on. बी, बी, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, सही है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, नाउ आर्टिकल 13 clause 2 restricts the state from what? Making any law affecting elections, making any law abridging fundamental rights, amending the constitution, delegating powers of local bodies. Come on, बताइए कमेंट सेक्शन में। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दिव्या श्योर है? याद कीजिए क्या पढ़े थे हम लोग आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। कोई भी स्टेट ऐसी लॉज को ड्राफ्ट या एनकोड नहीं कर सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। ठीक है, ये हमने 13 क्लॉज 2 में पढ़ा था।
अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर आर्टिकल 368, जो कि पार्लियामेंट के पास पावर है। ये आप ध्यान रख लीजिए, मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, ठीक है, कि जो ये अमेंडमेंट वाला आप बता रहे हो, ये आर्टिकल 368 है, और पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है। वेयर एज जब हम 13 क्लॉज 2 की बात करते हैं, तो ये स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है कोई भी ऐसा लॉ बनाने से जो क्या करे, हमारे फंडामेंटल राइट को एब्रिज करे, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नाउ, अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था क्लास के ड्यूरेशन में भी कि स्टूडेंट्स आप लोग इसको एकदम ध्यान में रख लेना कि अंडर आर्टिकल 13 लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, और देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो लॉ अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड्स, नाउ ऑप्शंस आर, सुन लीजिए, ओनली स्टैट्यूट, ओनली कस्टमरी लॉ, ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, रूल्स रेगुलेशंस, या ओनली पार्लियामेंट्री लॉज। बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए सब लोग। सी, वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड, करेक्ट। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि आर्टिकल 13 में लॉ का मतलब क्या क्या होता है, ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, रूल्स रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, ठीक है, ये सब हमने क्लास में डील किया है। जिन जिन लोगों ने क्लास किया होगा उनको याद होगा, और जिन्होंने नहीं किया है आप प्लीज यूट्यूब पे जाके या ऐप के थ्रू ही आर्टिकल 13 वाला लेक्चर आप देख लो, ठीक है। चलो नाउ द क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल which article declares pre-constitutional laws void to the extent of inconsistency। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 50 बार मैंने, हजारों बार ये चीज क्लास में बोली है कि कौन सा आर्टिकल है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बताता है क्या, void to the extent of inconsistency। कौन सा लॉ है बताइए, करेक्ट। ये हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया, इनफैक्ट अभी मैंने स्टार्टिंग में भी डील किया था जब हम लोग ये एमसीक्यू स्टार्ट करे थे। करेक्ट दिव्या, करेक्ट, श्रुति करेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 13 क्लॉज 1। क्लास में ही मैंने आपको बताया है कि 13 क्लॉज 1 डील्स विथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, वेयर एज 13 क्लॉज 2 जो है हमारा, वो डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो होते हैं वो उस एक्सटेंट तक वॉइड होते हैं जिस एक्सटेंट तक वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के साथ क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और यहीं पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की भी बात होती है, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इसी के ऊपर है, ठीक है। और 13 क्लॉज 2 क्या है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर इनकंसिस्टेंट होता है पार्ट 3 के साथ तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है, राइट। चलो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसको ऑप्शन, अच्छा सॉरी, चलिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, 20, 13, 25 या 31, बी। करेक्ट श्रुति, करेक्ट, करेक्ट, यस दिव्या करेक्ट, ठीक है। तो सही आंसर क्या है हमारा, आर्टिकल 13। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़े थे, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पढ़े थे, ठीक है, याद आ रहा है सभी को। सेवरेबिलिटी मीन्स मैंने आपको बताया भी था, सीवर करना, अलग करना जिसको बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो सेपरेट करना। कि अगर इसमें हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अगर कोई प्रोविजन ऐसा है, ठीक है, कि अगर हम उसके सिर्फ एक, जैसे ये पूरा एक्ट है, ठीक है, अब मान लो इसका आर्टिकल सेक्शन 2 और
सेक्शन 3 इनकंसिस्टेंट हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के साथ। तो अगर इस दोनों प्रोविजन को सिर्फ हटाने से ये एक्ट की वैलिडिटी सेम रहती है और इस एक्ट पे कोई असर नहीं होता है, उसका एसेंस सेम रहता है, तो हम सिर्फ इन दोनों सेक्शंस को सीवर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द एक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो वैलिड रहेगा। यही है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डॉक्ट्रिन ensures that only the offending part of a law is struck down? देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा डॉक्ट्रिन है जो ये कहता है कि सिर्फ जो पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट के साथ वो हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है या उसको ऑफेंड कर रहा है, तो सिर्फ आप उस पार्ट को हटा दीजिए और बाकी लॉ को रहने दीजिए। कौन सा है बताओ जल्दी कमेंट में। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, या फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। जल्दी बताइए। श्रुति, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट, गुड गुड, सही बात है। ठीक है, और बताइए बाकी लोग, बाकी लोग कमेंट करिए, बहुत इजी है, कमेंट करिए फास्ट फास्ट, आई वांट आंसर्स। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इनफैक्ट वी हैव जस्ट डिस्कस दिस, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है ये। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक्ट के कुछ प्रोविजन को हटा देने से या कुछ पार्ट को हटा देने से, जो पार्ट इनकंसिस्टेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के साथ, तो अगर हम सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्शन को या उस पर्टिकुलर पार्ट को हटा दें और बाकी लॉ अगर उसकी एसेंस सेम है, उस एक्ट का एसेंस सेम है, तो क्या होगा, बाकी एक्ट को हम लोग अभी भी एनफोर्स कर सकते हैं और उस इनकंसिस्टेंट पार्ट को हटा के रेस्ट ऑफ द एक्ट विल बी वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ये अभी भी मैंने आपको बताया था, ये भी अभी बताया है आपको। आंसर करिए जल्दी कमेंट में। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या नॉन लेजिस्लेटिव एक्ट। कम ऑन, जल्दी आंसर कीजिए, अभी बताया है मैंने आपको। फास्ट लिखिए लिखिए लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम मैंने जब आर्टिकल 13(1)(2) बताया था उसी टाइम पे मैंने आपको बताया है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज टू, कहाँ पे अप्लाई होता है, श्रुति करेक्ट, कहाँ पे अप्लाई होता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या नॉन लेजिस्लेटिव एक्ट्स। फास्ट। हम्म, करेक्ट करेक्ट, सत्यम करेक्ट, दिव्या करेक्ट, ठीक है। चलो वेरी गुड। इसका आंसर क्या है हमारा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अभी भी आपको इससे पहले भी बताया था मैंने, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहाँ दिया गया है, 13 clause 1 में। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर ही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एप्लीकेबल होता है, जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि मान लो ये कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के साथ क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या कर देगा, इस एक्ट को ओवर शैडो कर देगा, ओवर शैडो कर देगा, ठीक है। यानी कि इक्लिप्स, इक्लिप्स मीन्स क्या होता है, उसको शैडो कर देना। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कर देगा, इसको ओवर शैडो कर देगा उस टाइम पीरियड तक के लिए। मतलब ये क्या हो गया, इनऑपरेटिव हो गया। ये जो आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था वो आपका अभी के लिए क्या हो गया, इनऑपरेटिव हो गया। लेकिन इन फ्यूचर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेके आती है और अगर ये एक्ट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था जो अभी स्लीपिंग स्टेट में है, इनऑपरेटिव है, वो फिर से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट हो जाता है तो फिर से ये एक्ट क्या हो सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है, ऑपरेटिव हो सकता है। यही है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
क्या है? इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, क्या हेल्ड हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में सभी लोग, ये तो क्लास में डिस्कस किए हैं हम लोग। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियरी हैज नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, या फिर अमेंडमेंट आर नॉट लॉ। क्या है करेक्ट आंसर? सोच के बताइए आंसर, सही मतलब थोड़ा सोच के बताइए, गोलकनाथ में क्या हेल्ड हुआ था? यस, करेक्ट दिव्या, करेक्ट। बताइए 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 जल्दी। जो हमने शंकरी प्रसाद से और स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सज्जन सिंह वाला जो केस था, तो वहां से जो हमने शुरू किया था पढ़ना, फिर शंकरी प्रसाद का केस हमने पढ़ा, सज्जन सिंह का केस पढ़ा था, फिर उसके बाद गोलकनाथ का केस पढ़ा था। तो ये सीरीज ऑफ केसेस थे जहां पे ये डिस्कशन हो रहा था कि क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट पार्लियामेंट किस एक्सटेंट तक कर सकती है। तो उसमें गोलकनाथ में क्या डिस्कशन हुआ था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, और इसी के बाद फिर क्या हुआ था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट लेके आई थी, याद है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट लेके आई थी, जिसमें उन्होंने क्या ऐड कर दिया था? आर्टिकल 13 क्लॉज 4, जो कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, इसी केस के बाद ये अमेंडमेंट आई थी। फिर इस अमेंडमेंट को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया गया था। केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया गया था। फिर केशवानंद भारती के केस में भी इस 24th अमेंडमेंट एक्ट को, वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया। मतलब कोर्ट ने क्या किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, और अपहेल्ड करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए नाउ लास्ट वन इज, यस, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 30? बताइए क्या है इसका आंसर? In which case the Supreme Court held that the constitutional amendments are not law under Article 13? कौन से केस में बताया था? गोलकनाथ में, मिनर्वा मिल्स में, शंकरी प्रसाद में, या केशवानंद भारती में? कमेंट में लिखिए जल्दी। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक बता रहे हैं। और लोग, बाकी लोग लिखिए कमेंट में। करेक्ट दिव्या, करेक्ट। तो किसमें हेल्ड किया गया था ये? शंकरी प्रसाद के केस में हेल्ड किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, कहां से करती है, कैसे उनको पार्लियामेंट को कैसे पावर मिल रहा है, कहां से मिल रहा है भाई? आर्टिकल 368 से जो इनको पावर मिल रहा है अमेंडमेंट का, ठीक है, तो वो आर्टिकल 13 के एम्बिट में आएगा या नहीं आएगा? तो इसमें कौन से केस में बोला गया था? शंकरी प्रसाद के केस में बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ के एम्बिट में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, चलो, अच्छा आगे भी है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच केस इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? लो, अभी बताया आपको, अभी जस्ट बताया है, बताइए। विच केस इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? फर्स्ट,
आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आंसर करिए जल्दी। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती के केस में ही ना बोला गया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि पार्लियामेंट अगर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सही है, लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक, यस करेक्ट श्रुति, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन यहीं से आया था। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर केशवानंद भारती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या, कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट बट नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कैन अमेंड ओनली डीपीएसपी, आर आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू। क्या है इसका आंसर बताइए। तो केशवानंद भारती केस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, बट किस तरीके से कर सकती है, क्या वो किसी भी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती है, या अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, या अमेंड कर सकती है ओनली डीपीएसपी को, या फिर आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू। आंसर करेक्ट, करेक्ट, आंसर बताइए। यस करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, सब लोग समझ गए, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या है, कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू पावर अंडर आर्टिकल 13 इज कंसिडर्ड क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, या रेसिडुअरी पावर है आर्टिकल 13 में, बताइए जल्दी फर्स्ट। जुडिशियल रिव्यू पावर अंडर आर्टिकल 13 क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, रेसिडुअरी पावर है, क्या है। हम्म, जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू मींस कि कोर्ट क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को, अगर उसको किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है और अगर वो कोर्ट में जाता है, तो अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 कोर्ट क्या कर सकती है, यहाँ पे हाई कोर्ट और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, राइट। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 13 अप्लाइज टू, कहाँ अप्लाई होता है भाई आर्टिकल 13, ओनली सेंट्रल लॉ, ओनली स्टेट लॉ, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, या ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, जल्दी बताइए आंसर, कमेंट कीजिए फास्ट, कमेंट कीजिए इसका आंसर जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट सेक्शन में फास्ट। कहाँ पे अप्लाई होता है आर्टिकल 13, सिर्फ सेंटर में होता है, सिर्फ स्टेट में होता है, स्टेट और सेंटर दोनों पे होता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पे होता है, कम ऑन कीजिए, कीजिए आंसर कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, दिव्या श्रुति सत्यम, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, ठीक है, दोनों पर ही क्या होता है आपका, ये एप्लीकेबल होता है, ये आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, क्या है इसका इफेक्ट, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 13 क्लॉज 2 में बताया गया है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, और अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, तो वैसे लॉज के साथ क्या होगा बताइए, इट एंटायर लॉ बिकम्स वॉइड, या फिर लॉ इज वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, या फिर इट रिमेन्स फुल्ली वैलिड, या फिर इट बिकम्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वेरी सिंपल ऑप्शंस, वेरी क्लियर आंसर, लॉ इज वॉइड टू द एक्सटेंट। श्रुति दिव्या फिर से सोचिए, एक बार सोचिए, ये 13(2) की बात हो रही है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात हो रही है, ठीक है, 13(1) की बात नहीं हो रही है, 13(1) नहीं है, देखिए इसका करेक्ट आंसर है कि एंटायर लॉ आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताइए,
वॉइड, वॉइड हो जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है। देखिए, अगर आप लोग यहाँ ऑप्शन देख के बोल रहे थे तो ये ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है। 13 क्लॉज 1 जो है वो आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है, और वहां पर क्या होता है कि टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी कोई भी लॉ को हम लोग वॉइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 13 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद अगर कोई स्टेट लॉ लेके आ रही है तो वो अगर फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वैसी लॉ के साथ क्या, वैसा लॉ क्या हो जाएगा, दैट लॉ विल बी वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, समझ गए? क्लियर है हम लोग यहां तक? चलो ठीक है, तो आज की क्लास को, सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर कल मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं हम लोग, अगर हो सकेगा तो और एमसीक्यूज लेकर के आएंगे, और क्लास के बाद ऐसे ही हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इससे दो बेनिफिट है कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी चीजें क्या हो जाएंगी, रिविजन के फॉर्म में आ जाएंगी। तो आप जैसे अगर इनकेस अगर आपको एट इंस्टेंट उसी टाइम पे प्रोविजन याद नहीं भी आ रहा हो, आप बैराक लेके बैठो। जब क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि हम स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 से कर रहे हैं क्वेश्चन, राइट। तो जब आप बैराक लेके बैठेंगे तो बैराक से भी आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। कल वी विल हैव डिस्कशन ऑन आर्टिकल 14, मतलब एमसीक्यू की बात कर रही हूँ, और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट 18 एंड 19 आर्टिकल कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।